लेकिन कोई कर नहीं रहा है। हाँ, अभी शुरू किया, ठीक है ना। तो अपन बता देंगे कि इसमें आप इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करके बता सकते हो व्हाट विल बी द आइसोमर। उसके बाद अपन लिख सकते हैं दैट इज, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, ठीक है ना, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो भाई आपने दिया हाइड्रोजन ऐसे और इधर OH, इधर Cl, इधर Br, तो इधर CH3, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें, क्योंकि हाइड्रोजन इज ऑलरेडी एट द वर्टिकल पोजीशन, तो मुझे कोई एक्सचेंज नहीं करना है इसमें। मैं सीधे लिख लूंगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा दैट इज 1 2 3, मतलब ये हो गया R आइसोमर। तो इनिशियली आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या गिवन था कहां पर, और अगर इनिशियली जब ये गिवन था और ये गिवन था तो मैं इन दोनों को आइडेंटिकल ही बताऊंगा, ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल ही होगा। अब जैसे अपन ने कहा कि भाई ठीक है, मान लिया कि ये आइडेंटिकल है, अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं सपोज FCl Br और I, तो मैंने कहा ये वाला 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, राइट। अपन ने कहा ये R आइसोमर है। मान लो मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूं, दैट विल बी द इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज। वैसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, तो I को इधर ले आते हैं, Cl को इधर ले आते हैं, Br को इधर और F को इधर, तो ये 1 2 और 3 हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, दिस विल बी एस आइसोमर, ये R आइसोमर। तो अगर आपने एक ही बार एक्सचेंज किया, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम, तो आई विल गेट द R एंड S आइसोमर, R का S आइसोमर बन जाएगा। अगर मान लो मैं ऐसे करता कि भाई इसमें ना इन दोनों को एक्सचेंज करता, तो क्या होता, अभी आपने जैसे ये दोनों एक्सचेंज किया, अगर मैं इन दोनों को एक्सचेंज करता तो अपन कहते तब भी मेरे पास S आइसोमर ही आता, क्योंकि यहां पर I और यहां पर Br, आपने Br और I को एक्सचेंज किया और वो ऑड नंबर होता। अगर ऑड नंबर करोगे तो फिर उस केस में अपने पास जो आइसोमर बनेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मेरे पास बन गया S आइसोमर। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करने में हमेशा हमको उसका मिरर इमेज मिलेगा। R का मिरर इमेज S होता है और S का मिरर इमेज R होता है। ये दोनों आपस में इनइंशोमर्स होंगे। अगर आप इसमें इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करोगे, सपोज अपने पास ये गिवन है और इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज की बात करते हैं अपन उसमें, एक बार मैं फ्लोरीन को वहीं रखता हूं सो दैट कि अपन उसको इजीली बता सके, तो अपन ऐसे बता देते हैं, इन दोनों को पहले एक्सचेंज करते हैं, तो I और Cl लिखा, Br को यहीं रखा अपन ने। अब एक बार अपन ने I और Cl को एक्सचेंज किया, एक बार अपन Cl और Br को एक्सचेंज कर देते हैं, इधर Br है, इधर Cl है। अब कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, आप देख लो आपके पास R आया। तो जब भी आप इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करोगे किसी भी कायरल सेंटर से, तो वहां पर सेम आइसोमर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बनेगा, राइट। तो वहां पर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है भाई। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, आपको वेस्टेज समझ में आ गया, आपको RS कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा मैं RS कॉन्फ़िगरेशन और पूछूंगा और उसके बाद अपन चेक करेंगे आपस में इंटर कन्वर्जन। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज करते हैं भाई अपने पास ऐसे गिवन है और अपन को बताना है कि RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो अपन को यह बात पता होगा R and S configuration is only calculated for asymmetric center, जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो। कॉन्फ़िगरेशन is can be calculated only for is calculated for asymmetric center. Atom है, asymmetric atom. And so asymmetric atom मतलब अगर मॉलिक्यूल में हमें R और S बताना है तो उनको ऑप्टिकली एक्टिव होना ही चाहिए। And R is always mirror image of S. Always mirror image of S. Image of S. And vice versa. कि S हमेशा R का मिरर इमेज होगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं।
तो ठीक है, अपन क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स दे देता हूं मैं, और उसमें अपन चेक कर लेंगे कि भाई उनमें आपस में रिलेशंस क्या है। या आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर रिलेशंस की बात करेंगे। कैलकुलेट आरएस कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग, फॉर फॉलोइंग, ठीक है ना। कायरल सेंटर होगा तो अपन आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करेंगे उसमें। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज एक कार्बन एटम है, इससे H अटैच्ड है, इससे एक CH3 अटैच्ड है, और मेरे पास इधर Cl है, और ऐसे में एक NH2 लेता हूं। अब मेरे पास एक कार्बन है, इसमें मेरे पास ये हाइड्रोजन है, और राइट इधर OH है, इधर अपन लिख लेते हैं ऐसे, इधर COH है, और इधर मेरे पास ऐसे सपोज कर लेते अपन CHO है। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, मेरे पास नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, और इससे एक CH3 अटैच्ड है, इससे एक OH अटैच्ड है, और मैं इससे कैलकुलेट कर लेता हूँ एक C2H5 अटैच्ड। आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। फिर मेरे पास ऐसे ना, दैट इज हाइड्रोजन OH CH2OH and CHO given like that. फिर मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे CH3 है, इधर अपन OH लिखते हैं, इधर H लिखते हैं, इधर भी CH3 है, इधर H लिखते हैं, और इधर OH। एक मेरे पास ऐसे भी गिवन है, CH3 है, H है, और H है। एक अपन ऐसे भी लिख लेते हैं, CH3 है, CH3 है, OH है, H है, OH है, और इधर H। इसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स है। फिर अपन एक ऐसे भी लिख लेते हैं, फास्फोरस है, लोन पेयर है, H है, CH3 है, और इधर Cl है। फिर मैं एक और लिख लेता हूँ, दैट इज लाइक दिस। इधर PH लिख लेते हैं, इधर CH3 लिख देते हैं, इधर एक ऑक्सीजन। ऐसे कर लेते हैं। तो अब चेक करते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। सर ग्रुप एक क्वेश्चन भेजिए। ये तो करो। क्वेश्चन भेजने में फिर क्या होता है ना, अपन कुछ भी आगे नहीं पढ़ पाते, तो हम लोग क्वेश्चन भेजते रहते हैं बस। तो जिस दिन डाउट करेंगे अपन उस दिन क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है।
करो, सॉल्व करो, हो गया। 1 मिनट सर। सर लोन पे का प्रायोरिटी सबसे कम रहता है ना सीआईपी रूल में? बिल्कुल, लोन पे का प्रायोरिटी सबसे कम होता है सीआईपी रूल्स में। हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। इसमें इसको और इसको एक्सचेंज करते हैं। पहले हाइड्रोजन और NH2 लिखा अपन ने, और बाद में NH2 को एक्सचेंज कर देते हैं CH3 से। तो ये NH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। तो ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। R का कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। हाइड्रोजन ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। सो दिस विल बी S कॉन्फ़िगरेशन है। इसको चेक कर लेते हैं। ये 1 है, ये इसमें तो इट इज गिवन हाइड्रोजन तो नहीं है वैसे, तो अपन को क्या करना चाहिए, पहले हाइड्रोजन को ही दूर लेके जाना चाहिए। तो ये C2H5 हो गया। फिर C2H5 को चेंज कर देते हैं CH3 से। तो C2H5 को चेंज कर लिया मैंने CH3 से। तब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो अपने पास ये R हो जाएगा, ये R आइसोमर है। इसके लिए चेक करूंगा तो मैं इसमें 1, 2 और 3 लिखूंगा। तो 1, 2, 3 मतलब R आइसोमर आ गया। तो ये तो टुवर्ड्स द व्यूअर है ना, तो इसको इधर लेके जाता हूँ CHO, और फिर इसको इधर लेके आता हूँ। इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूँ। ये CHO है, ये OH है। तो OH 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये अपना ऐसे हो जाएगा। तो R आइसोमर हो गया। इधर चेक कर लेते हैं। इधर लिखेंगे अपन, तो इसमें पहले IUPAC, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर तो पहले IUPAC नंबरिंग लिखो। दोनों ही OH है तो अपन ऐसे कर लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो IUPAC नंबरिंग के हिसाब से जिस कार्बन पे जो नंबर आएगा, अकॉर्डिंग टू IUPAC नंबरिंग, हमें उन कार्बन एटम के नंबर को लिखने के बाद उसे RS दिखाना होगा। अगर नंबरिंग यहां से शुरू हो रहा होता तो मेरे पास ये 2 होता, ये 3 होता। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 के लिए लिखता है, इसका 3 के लिए। अभी दोनों में से कहीं से भी नंबरिंग करो तो एक जैसा है, तो फिर अपन कहेंगे ऊपर से ही कर लो हमेशा नंबरिंग। बिकॉज क्वेश्चन प्रोजेक्शन में अपन कहते हैं ना, टॉप से बॉटम की तरफ ही अपन लिखते हैं। तो अपन इसको 1, 2, 3 ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं अपन भाई। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो विल हैव, इसका कॉन्फ़िगरेशन में तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इधर ऑक्सीजन अटैच्ड है, सो 1 हो गया। और इस कार्बन से इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन से ऑक्सीजन, से ये 2 हो गया और वो 3 हो जाएगा। तो ये ऐसे हो गया। और हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो 2 पे R आ गया। 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 पे चेक करूंगा, इधर थर्ड कार्बन एटम पे, तो हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। मैं इसमें इवन, अब इस वाले पार्ट को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते कुछ भी। आपको अगर हाइड्रोजन को लेके जाना है तो सिर्फ इस वाले पार्ट को फिक्स रखो जिसमें दूसरा कायरल सेंटर अटैच था। इसमें आप लिखो ऐसे कि भाई हमारे पास हाइड्रोजन इधर है, तो इधर OH और इधर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब मैं इधर CH3 लिख लेता हूं और इधर OH लिख लेता हूं। मतलब
इस वाले जिस कार्बन से दूसरा कायरल सेंटर अटैच्ड है उसमें नहीं कुछ करना, उसको एक्सचेंज नहीं करना। तो आप क्या करोगे, अब अपने पास ऐसे आ गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R, क्योंकि हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो ये R आ गया अपने पास, ये बन गया भाई अपने पास कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब इसमें अगर चेक करूंगा मैं, तो इसमें अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे इधर था, तो इधर आपने मुझे इनिशियली ऐसे दे रखा था, हाइड्रोजन था, इधर इनिशियली OH था, ये आपने मुझे कंपाउंड दे रखा था इनिशियली, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द व्यूअर है तब तो आप सेम कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, लेकिन अगर टुवर्ड्स द व्यूअर है, अगर हाइड्रोजन टुवर्ड्स द व्यूअर है, जैसे अगर किसी कहीं अपन को हाइड्रोजन टुवर्ड्स द व्यूअर है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इसमें, जैसे आ रहा था 1 2 3, मतलब ऐसे अपन लिखते हैं ना इसको, तो R कॉन्फ़िगरेशन आता ना, इधर 1 होता नहीं, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद भी सेम कैसे आ सकता है? अपन ने कुछ गड़बड़ लिखा, मैंने कुछ और गिवन था, देख लेते हैं अपन। अपन ने लिखा था ये OH ऐसे और इधर H आ गया। अब अगर अपन ने लिखा था इधर ये, तो इधर अपने पास क्या आया, दैट इज इधर OH आया और उधर CH3 आया। अब अपन ने कॉन्फ़िगरेशन चेक किया था, तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करने में क्या होगा, विल राइट दैट कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 2 3 के लिए अब कॉन्फ़िगरेशन जो अपन ने चेक, हाइड्रोजन तो अवे फ्रॉम द व्यूअर हो गया, तो 1 बॉटम में और 2 बॉन्ड लाइन में और फिर बाहर की तरफ 3, तो ये R कॉन्फ़िगरेशन आया। तो अपन अगर ऐसे ही चेक करें, तो भाई विदाउट चेंजिंग ही चेक करें अपन, तो इधर H गिवन था, इधर OH गिवन था अपन और थर्ड कार्बन एटम पे, तो अपन कहेंगे ये क्या हो जाएगा अपने लिए, थर्ड कार्बन एटम पे ये CH3 था, आई थिंक ये गिवन था अपन पहले इनिशियल, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये दोनों ही बॉन्ड लाइन में, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, अपन कहेंगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो R आ रहा है, ये 1 था ना अंदर की तरफ, फिर बॉन्ड लाइन, ये भी बॉन्ड लाइन है। तो इसमें थोड़ा सा अपन को लगेगा यार कि मतलब एक्सचेंज करना ही ठीक रहेगा, मैं बताऊं, क्योंकि हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द व्यूअर आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे। तो ये हाइड्रोजन OH और H, तो इसमें अपन गलती कर सकते थे, तो अपन इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि भाई OH को एक्सचेंज करके इसको आप CH3 लिखो और इसको OH लिख लो, अभी ठीक आएगा अपने पास 1 2 और 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे कर सकते हैं। तो ये R कॉन्फ़िगरेशन आया, मैंने इसलिए R लिखा उसको, है ना। अब इसकी बात करते हैं अपन, इसमें अपन कहेंगे भाई इसमें भी अपन को इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करना है, तो हाइड्रोजन को इधर ले आए, इधर CH3 हो गया, फिर CH3 और OH को एक्सचेंज कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा CH3, लिख देते हैं भाई क्या आएगा अपने पास 1 2 और 3, तो ऐसे आ गया अपने पास कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आया S। तो इसमें भी 1 2 3 लिखूंगा मैं, तो 2S हो गया हमारे पास, 2 पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आया, 2S आ गया अपने पास। अब इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, ये H हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और इधर CH3 और OH को एक्सचेंज कर लेता है, सो इधर CH3 है, इधर OH, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, क्योंकि ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो अपने पास ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो यहां से अपन ऐसे बता सकते हैं। तो 1 2 3 ऐसे आ रहा है, 1 2 और 3, तो अपन लिखेंगे इसको R हो गया, तो 3 पे R हो जाएगा, ये लो भाई कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब अपन इसकी बात करते हैं, इसमें अगर अपन लिखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन को लेके जाते हैं भाई, इसको इधर लेके जाना है CH3 को, इधर H और इधर CH3 था, फिर इधर OH लिख लेते हैं, इधर CH3 लिख लेते हैं, एक्सचेंज हो गया, तो 1 1 2 3, ये भी S आया मेरे पास। इसको चेक कर लेते हैं, तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन को ही लेके जाते हैं और फिर CH3, फिर इधर OH को लेके आते हैं और इधर CH3 को, तो 1 2 3 मतलब S आया, ये भी S आया, तो मेरे पास ये भी 2S और 3S आया। इन दोनों में अगर मैं चेक करूंगा ना, तो ये 2R 3R है और ये 2S 3S है, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों R का दोनों S मिरर इमेज होंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये दोनों आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, तो दे आर आइसोमर बट नॉट दे आर द मिरर इमेजेस, क्योंकि इधर 2R 3R है, इधर 2S 3R है, तो फिर मिरर इमेजेस नहीं होंगे।
इसकी बात करेंगे तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। अब लेकिन हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को पहले लेके जाना होगा इधर, और फिर इधर CH3, इधर Cl और इधर CH3। अब अपन चेक कर लेंगे भाई, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, तो अपन कहेंगे भाई 1 2 3 मतलब R कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हम लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को कभी नंबर नहीं करेंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को कभी नंबर नहीं करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे हम अपने। सर हाँ, लोन पेयर का प्रायोरिटी हमेशा सबसे कम होगा। बोलो। सर लोवेस्ट प्रायोरिटी है उसको ही हम लोग मतलब सबसे पीछे भेजेंगे ना? बिल्कुल हाँ ठीक है। ठीक है। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, अब यहाँ पर आपने जो किया वो क्या, लोन पेयर था लोएस्ट प्रायोरिटी या हाइड्रोजन था लोएस्ट प्रायोरिटी? हाइड्रोजन रहेगा ना, लोन पेयर को नंबर नहीं करेंगे। नहीं, लोन पेयर विल बी द लोएस्ट प्रायोरिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था, लोन इधर बताया था ऐसे कि अगर अपन के पास हाँ ऐसे लोन, एक मिनट अपन देख लेते हैं, पता नहीं मतलब अपन ने वो मतलब क्योंकि क्लास में अपन को समझ में नहीं आता ना, ज्यादा छोटा क्लास होता है। तो ये लोन पेयर है, मैंने बताया है शायद। ये अगर मेरे पास कीटो एंजाइम्स है, ऐसे कीटो एंजाइम्स होंगे ये, तो इसमें अपन सिनेंटी तो नहीं बता सकते, उसमें हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, लेकिन इजेड तो बता सकते हैं ना, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, क्योंकि लोन पेयर का प्रायोरिटी सबसे कम होता है। दिस इज अ ई सिस्टम। ये सिनेंटी नहीं शो कर सकता, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। कीटोक्साइड्स, कोई कीटोक्साइड में नहीं बताएंगे ना, पर लोन पेयर का प्रायोरिटी सबसे कम होगा। तो लोन पेयर का प्रायोरिटी अपन को सबसे कम देना होता है। और अपन ने क्या किया, अब अपन ने यहां पर लिखा हाइड्रोजन। तो अपन ये लोन पेयर को देख के गड़बड़ ना करें, हाइड्रोजन को ही, हाइड्रोजन को लोएस्ट प्रायोरिटी नहीं जाएगा इसमें, सबसे कम प्रायोरिटी लोन पेयर का जाएगा। तो अभी अपना आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने हाइड्रोजन एक्सचेंज किया है, आपको लोन पेयर एक्सचेंज करना चाहिए था, राइट? तो चलो देखेंगे उसको अपन। अभी इसमें नहीं, फिर देखेंगे क्या, अभी कर ही लेते हैं अपन। इधर Cl गिवन था अपन को इनिशियली, इधर अपन को इनिशियली क्या CH3 गिवन था, और इधर इनिशियली मुझे हाइड्रोजन गिवन था। चलो फिर हो गया हमारा काम। कैसे? हाइड्रोजन ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो ये S आइसोमर है इसके पास। अब इसकी बात करते हैं। अब इसकी बात करूंगा तो लोएस्ट प्रायोरिटी क्या होगा, इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इसका प्रायोरिटी तो काफी ज्यादा होगा सिर्फ कार्बन के कंपैरिजन में। तो इन दोनों में अगर प्रायोरिटी चूज करना है तो ऑब्वियसली बात है इसी का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, और इन दोनों में चूज करना है तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इन दोनों में चूज करना है तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, और अगर मुझे इन दोनों में चूज करना है तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, क्योंकि इस कार्बन से फ्लोरीन अटैच्ड है। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, इससे सिर्फ कार्बन अटैच्ड है, लेकिन इससे ऑक्सीजन भी अटैच्ड है और फ्लोरीन भी अटैच्ड है। तो प्रायोरिटी चेक कर लेते हैं, मतलब इसी का प्रायोरिटी सबसे कम है। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने पास होगा किसका, 1 का, उसके बाद 2 ये होगा। ये तो कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये वाला चेक करना है ना अपन को, वो थोड़ी चेक करना है। तो इसको चेक करना है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, ये सब कार्बन अटैच्ड है जबकि ये ऑक्सीजन है, तो मुझे इसको 1 लिखना पड़ेगा, मतलब इस वाले बॉन्ड को 1 लिखना पड़ेगा। ये सीधा ऑक्सीजन अटैच्ड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो 1 हो जाए। अब इस कार्बन से फ्लोरीन अटैच्ड है, इस कार्बन से बहुत सारे कार्बन एटम अटैच्ड है, तो कार्बन के कंपैरिजन में फ्लोरीन को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। ये लो भाई, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है। किसी को अगर डाउट होगा तो वो बताएगा कि मुझे डाउट, किसी भी कंपाउंड में अगर डाउट होगा तो वो बताएगा कि मुझे इसमें डाउट है। सर फिफ्थ वाले में हमने चेंजेस क्यों किए? किसमें? फिफ्थ वाला कंपाउंड। फिफ्थ वाले में हमने इसलिए चेंजेस किए हैं क्योंकि हमको हाइड्रोजन जो है वो टुवर्ड्स द व्यूअर गिवन था। मतलब हम लोग
अवे फ्रॉम व्यूअर रहेगा तो भी तो हम कर ही सकते हैं ना। हाँ, अवे फ्रॉम द वेयर होगा तो कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर उसमें एस आ रहा था। उसमें एस आ रहा था अवे फ्रॉम द व्यूअर में, तो फिर अपन कहेंगे भाई इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करके ही करते हैं ना अपन। पता चलो फिर कैसे उसमें चलेगा कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो फिर मैं मतलब कौन सा सही है कैसे पता चलेगा, तो देख लेते हैं भाई। इसमें थर्ड वाले कार्बन एटम पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन कहाँ पर है, बाहर की तरफ है। चलो चेक कर ले, है ना। हाइड्रोजन कहाँ था, बाहर की तरफ था। तो अब इवन नंबर ऑफ टाइम ऑफ एक्सचेंज करेंगे अपन, तो पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा सही होगा। मतलब अपन क्या करेंगे, अब इसको अलग से बना के देखते हैं अपन, है ना। इसको हटा देते हैं, क्योंकि उसमें ना पहले अपन ने कैलकुलेट कर रहे थे तो अपन को कुछ मतलब ऐसे आ रहा था, तो उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं पहले अपन। सर बिना एक्सचेंज किए भी देख सकते हैं ना, अगर हाइड्रोजन आगे की तरफ है तो देख पीछे से सकते हैं, देख सकते हैं भाई, देख सकते हैं, लेकिन रुको, तो मतलब उसमें गड़बड़ हो सकता है, तो फिर कैसे देख पाएंगे अपन? इसमें गड़बड़ हो जाएगा तो कैसे देखोगे? बिना एक्सचेंज किए हुए कैसे देख सकते हैं? मतलब पहले मैंने बता रखा है, मुझे पता है, जब अपन एक्सचेंज कर रहे हैं तो फिर एक्सचेंज के अलावा कुछ और मत वो करो, मेरा मतलब ये था। इधर CH3 था, इधर H था, और इधर अपन को OH के बिंदु, ये बना हुआ है अपने पास। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें अपन क्या बोल रहे थे, अगर इसमें मैं कैलकुलेट करता तो ये मेरे पास 1 होता, ये मेरे पास 2 होता, ये मेरे पास 3 होता, मेरे पास R आ रहा है, मैं S लिख देता, क्योंकि हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स द रिवर, तो कॉन्फ़िगरेशन में उल्टा लिख लेता। तो अपन ने R लिखा ना। अब अपन चेक करते हैं ऐसे कि मान लेते हैं कि अपन पीछे खड़े होकर चेक कर रहे हैं, अपने पास ऐसे हाइड्रोजन गिवन है, इसमें अपने पास आ रहा है जैसे हाइड्रोजन इधर टुवर्ड्स द वेयर है, तो इसके हिसाब से 1 2 3 ऐसा आइसोमर आ रहा है मेरा, थर्ड वाला, और अपन तो 3R लिख रहे हैं। ये ऑब्जर्व्ड मेरे पास अभी भी नहीं आया। अब अपन ने इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज किया ना, इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज किया, एक बार एक्सचेंज करूंगा वापस लिखूंगा, रुकना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई गलती ना हो यार। इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज में अपन ने OH और ये लिखा, अब OH को यहाँ लिखते हैं और CH3 को यहाँ लिखते हैं, मेरे पास ये है। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो ये इसमें क्या आ रहा है अपने पास, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसमें भी R आ रहा है। एक्सचेंज करने के बाद R आ रहा है अपने पास, एक्सचेंज करने के बाद R आ रहा है अपने पास, ये 1 होगा, ये वाला 2 होगा, ये वाला 3 होगा। तो एक्सचेंज करने के बाद गड़बड़ हो रहा है क्या? चलो अब अपन एक काम करते हैं, हमें जो गिवन है ना, अपन तो उसी में चेक करते हैं। मुझे ये गिवन था, इधर H था, इधर OH था, और इधर CH3 था। तो इवन नंबर ऑफ टाइम ऑफ एक्सचेंज, एक मिनट रुकना, अपन ऐसे देख लेते हैं भाई। मेरे पास ये 4 है, एक बॉन्ड ऐसे है, एक बॉन्ड अंदर की तरफ है, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, और एक बॉन्ड नीचे की तरफ है। ऐसे टेट्राहेड्रल बना रखे हैं अपन ने, एक ऐसे बना रखा है, और एक ये हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ है और CH3 नीचे की तरफ है। हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ है ना, ये वाला बॉन्ड तुम्हारी तरफ है, जो हाइड्रोजन है वो दिख रहा है तुमको। मैं पहले काउंट इसको करूंगा, बाद में काउंट इसको करूंगा, और फिर नीचे वाले को काउंट करूंगा, है ना। फिर मैं नीचे वाले को काउंट करूंगा। तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन जो आ रहा है वो, तो OH बड़ा ग्रुप और नीचे CH3, तो S कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो इसमें तो S कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, और अपन तो R लिख रहे हैं, फिर तो इसका मतलब इसमें गड़बड़ हो रहा है अपने साथ ऑब्जर्वेशन में। भाई हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ है, तो अपन जब यहां से चेक करेंगे ना, या दो पीछे खड़े होके, तो फिर अपने पास ये OH आ रहा है, ये बॉन्ड लाइन आ रहा है, और नीचे वाला CH3 आ रहा है, नीचे वाला CH3 आ रहा है।
तो फिर अपने पास ये तो गड़बड़ आ रहा है, इसमें तो मेरे पास एस आ रहा है, मतलब अगर इसी में ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे पास एस आ रहा है, इसी में ऑब्जर्व कर रहा हूं तो एस आ रहा है, लेकिन एक्सचेंज करने के बाद ऑब्जर्व कर रहा हूं तो आर आ रहा है जो अपन ने लिखा हुआ। तो सही किसको माने फिर? सही किसको कहेंगे फिर अपन? फिर तो अपन सही नहीं बोल पाएंगे भाई, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए सही बोलना कि भाई सही कौन सा होगा। ये तो मेरे पास फिर तो इसमें अपन को 2R आ रहा है और इसमें 3S आ रहा है, जबकि अगर अपन एक्सचेंज करके करें दोनों से E आ रहे हैं अपने पास। तो अब अपन चेक करते हैं, दैट इज कि भाई अगर मान लो हमारे पास ऐसे गिवन है, देखना इसको मतलब तो कैसे सॉल्व करते हैं। अपन को एक बात पता है कि अगर मेरे पास ये ना, ये प्रोजेक्शन सहार्स प्रोजेक्शन है, सहार्स प्रोजेक्शन, ठीक है ना, एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन करते हैं अपन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो सहार्स प्रोजेक्शन जो है ना, ये जो अपन को गिवन है ये स्टैगर्ड फॉर्म में गिवन है, ये जो गिवन है अपन को वो स्टैगर्ड फॉर्म में गिवन है। यहाँ CH3 है, यहाँ OH है, ये पीछे वाला कार्बन है, और यहाँ H है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर अगर अपन लिखेंगे तो ये ऐसे होगा, ये हाइड्रोजन है, ये OH है, और ये अपने पास गिवन होगा क्या, दैट विल बी CH3, ये गिवन होगा अपन को ऐसे सहार्स प्रोजेक्शन। अब मैं इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं। एक तो मैं क्या करता हूं, इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट कर देता हूं, इस सहार्स प्रोजेक्शन है, ठीक है, इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट कर देता हूं। 180 डिग्री रोटेट करोगे तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है ना, इट विल बी लाइक दिस। 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो मुझे ऐसे मिलेगा, ये पीछे वाला कार्बन है, ये बाहर वाला कार्बन है, ठीक है। तो इधर OH होगा, इधर OH होगा, इधर H होगा, इधर H होगा, किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। और फिर अपन को पता है कि जो फुली क्लिप्स्ड फॉर्म होता है, ये स्टैगर्ड था, ये फुली क्लिप्स्ड है, आपको दोनों पता है प्रोजेक्शंस। जो फुली क्लिप्स्ड फॉर्म होता है वो हमेशा फिशर प्रोजेक्शन में होता है। तो आप इसको ओपन कर दो, कैसे, इस वाला जो बाहर वाला कार्बन है ना, ये वाला बाहर वाला कार्बन एटम जो है ना, ऐसे बाहर वाला कार्बन एटम, पीछे वाले को वैसे ही करने देंगे अपन, बाहर वाला कार्बन एटम ऐसे है ना, जो ऐसे, ये बाहर वाला कार्बन एटम है, आप इसको ऐसे ओपन कर दो, आप इसको ऐसे ओपन कर दो, तो ओपन को ओपन कर देता है भाई, हमें क्या है, आपने कहा इसको ऐसे बना दो, मतलब आप चाहते हो कि भाई पीछे वाले कार्बन एटम को वैसे ही रखो, CH3 ऊपर है, OH राइट हैंड साइड पे है, H लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक पीछे वाले कार्बन का, और बाहर वाले कार्बन एटम को ओपन किया मैंने, तो मतलब यहाँ पर CH3 लिखना है, इधर OH लिखना है, इधर H लिखना है, ये बना मेरे पास, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को, जैसे ये जो अपन ने लिखा हुआ है फिशर प्रोजेक्शन को, इसको लिख लिया अपन ने, राइट, अपन ने लिख लिया। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना, ये तो अपन को अच्छे से पता है कि जो फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है वो बाय डिफॉल्ट फिशर प्रोजेक्शन, मतलब इट इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है कि फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म इज ऑलवेज इन अ फिशर प्रोजेक्शन, इसलिए मैंने उसको ओपन कर दिया, राइट। अब इसकी बात करते हैं, इन दोनों में से कौन से कैसे चूज करेंगे कि सही कौन सा होगा। अपन क्या करेंगे, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, अब इसको कन्वर्ट करना है ना मुझे, तो ये जो बाहर वाला CH3 है इसको ऐसे ही रखो आप, CH3 को, इधर हाइड्रोजन है, इधर OH है, बाहर वाला हमेशा नीचे, बाहर नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन एटम जो अपन ने लिखा हुआ है ना, अब ये हाइड्रोजन एटम पीछे वाला कार्बन अगर लिखोगे और वो स्टैगर्ड फॉर्म है, अगर आप स्टैगर्ड फॉर्म से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करोगे
तो बाय डिफॉल्ट आपको इनको एक्सचेंज करना होगा, इनको एक्सचेंज करना होगा आपस में। बाहर वाले कार्बन में एक्सचेंज नहीं किया अपन ने, पीछे वाले कार्बन में एक्सचेंज करना होगा अगर स्टैगर्ड फॉर्म से बनाओगे तो। फुली इक्लिप्स से बनाओगे कुछ नहीं करना है। अगर मैं इन दोनों को एक्सचेंज करूंगा तो I'll get OH, I'll get H। तो अपन कहेंगे हम फालतू के प्रॉब्लम करेंगे ही क्यों, अपन तो सीधा लिखेंगे स्टैगर्ड है, फुली इक्लिप्स कन्वर्ट करो, फट से खोलो बता दो, ये दोनों तो सेम ही आने वाले ना। हाँ सर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक बात का और ध्यान रखेंगे बस, ठीक है ना। अपन को जब स्टैगर्ड फॉर्म से बनाना है तो किसी एक कार्बन पे चेंज करना है। अपन हमेशा क्या करेंगे, जैसे पीछे वाले कार्बन एटम है, अपन हमेशा क्या करेंगे, अब इसको देख के मैंने ना, एक मिनट रुकना है, एक मिनट और रुकना, मैं उसको बना रहने देते हैं अपन, है अपन ने बनाया था क्या, अपन ने ऐसे बनाया था CH3 इधर अपन ने H लिखा था, इधर OH लिखा था, इधर OH लिखा था, इधर OH लिखा था। अपन CH3 के ऊपर अपन हमेशा जब ओपन करेंगे ना तो उन्हीं ग्रुप से ओपन करेंगे जो वर्टिकल पोजीशन पे। इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर CH3 है, OH है क्या, अपन ओपन उन्हीं से करेंगे जो वर्टिकल पोजीशन पे, उन्हीं को ऊपर नीचे लिखेंगे हमेशा, ये बात का ध्यान रखो। अब अगर अपन क्या करेंगे, जैसे पीछे वाले कार्बन एटम को अपन ने कहां लिखा, पीछे, तो आपने पहले ये कार्बन लिखा था, उसके बाद इस कार्बन को आपने लिखा था, बाहर वाले कार्बन को, तो इसको भी अपन वैसे ही करेंगे स्टैगर्ड फॉर्म को। पीछे वाले कार्बन एटम को आप ये लिखा आपने, तो अपन कहेंगे ठीक है इसको लिखा रहने देते हैं अपन, है अपन यहां से शुरू करते हैं, फिर से लिखता हूं मैंने कहा भाई आपने यहां पर पहले मुझे बताया था पीछे वाला कार्बन एटम कौन सा, ठीक है, या सबसे अच्छा ये रहेगा नंबरिंग कर लो, पीछे वाले कार्बन को ऊपर की तरफ रखो, क्यों, नंबरिंग ऊपर से नीचे की तरफ होती है। मतलब आपको इसमें भी नंबरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल काफी ज्यादा अनसिमेट्रिकल है तो आपको कार्बन के ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। स्टैगर्ड फॉर्म में अगर आप पीछे वाले कार्बन एटम को फिक्स रखते हो, पीछे वाले कार्बन एटम को मैंने फिक्स रखा हुआ है, ठीक है, अपने पीछे वाले कार्बन एटम को फिक्स रखा हुआ है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर उस केस में आप क्या करोगे, इस वाले कार्बन एटम को क्या करोगे, फिर इधर CH3 लिखोगे, और इस वाले कार्बन एटम में क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म है तो आपको इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये लो, इन दोनों को एक्सचेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि आपने फिर बाहर वाले कार्बन एटम को वैसे लिखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो दोनों OH इस तरफ आ रहे हैं, उसमें तो दोनों OH दूसरी तरफ आ रहे हैं, फिर मैं क्या करूं, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये है क्या। भाई इस मॉलिक्यूल में तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं कि मैं इसको रोटेट कर दूंगा, भाई आपने कहा ना कि इसी मॉलिक्यूल में रोटेट तो कर सकता हूं मैं कितना भी, हाँ तो जब रोटेट कर सकते हैं तो दोनों सेम है ना, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया। लेकिन अपन एक बात ध्यान रखेंगे, जब अपन को इन दोनों में कंपैरिजन के लिए कहा जाए ना, मान लो ये भी गिवन है ये भी गिवन है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे वाले कार्बन एटम को कहां लिख रहा हूं और पीछे वाले कार्बन एटम को कहां लिख रहा हूं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा बस, क्योंकि हमें ये पता रहेगा ना, मान लो यहां पर एक Cl होता, दोनों कायरल सेंटर होते हैं ना, फिर इसमें मीजो थोड़ी बनता अगर एक Cl होता, तो अपन को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई आप मान लो एक Cl है, तब भी अपन क्या करेंगे OH है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अपन, और Cl बहुत सारे कन्वर्जन बताऊंगा मैं, बस इस बात को ध्यान रखना है अपन को कि अगर स्टैगर्ड फॉर्म है तो एक कार्बन एटम पे एक्सचेंज होगा, अगर इक्लिप्स फुली इक्लिप्स फॉर्म है तो कोई चेंज नहीं होता, आपको सिर्फ ओपन करने होते हैं। इट इज अ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कि फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म इज ऑलवेज इन अ फिक्स्चर प्रोजेक्शन, या फिक्स्चर प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इन अ फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म, जो भी फिक्स्चर प्रोजेक्शन आप लिखोगे वो हमेशा फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म में होगा। और उसका स्टैगर्ड बनाना है तो अपन को पता है इनको एक्सचेंज करना होता है आपस में, उस स्टैगर्ड बनाओगे तो मतलब मैं इससे इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, इससे इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं,
अगर मुझे इसका स्टैगर्ड बनाने के लिए कहोगे तो मुझे किसी कार्बन पे एक्सचेंज करने होंगे ग्रुप। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है ना अपन को, तो ये तो पहले अपन ने बनाया था, इसके लिए बता रहा हूँ अपन ने इससे ये बनाया, तो इससे ये बनाया तो कार्बन अपन को दिख रहा होगा, बाहर वाले कार्बन में OH जिस तरफ है उसी तरफ लिखा हुआ है, तो पीछे वाले का इस वाले कार्बन एटम पे क्या करना होगा, OH और H आपने एक्सचेंज कर रखा होगा, तो कहीं एक तो एक्सचेंज करना होगा मुझे स्टैगर्ड फॉर्म लिखने के। अब अपन आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। ये एक स्टैगर्ड फॉर्म है, ये एक स्टैगर्ड फॉर्म है, ये एक स्टैगर्ड फॉर्म है जो आपने मुझे दे रखा है। अगर ये फुली इक्लिप्स फॉर्म होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो स्टैगर्ड फॉर्म में अपन क्या करते हैं, बार बार कभी कभी अपन ये गलती कर जाते हैं, एक्सचेंज में गलती कर जाएंगे अपन, क्योंकि ऑलरेडी स्टैगर्ड फॉर्म में जो अपन ऐसे लिखेंगे ना, ये दूर और पास वाले पार्ट, इनमें प्रॉब्लम होता है। तो अपन इस फॉर्म को स्टैगर्ड फॉर्म में गलती ना हो उसके लिए एक और कंसेप्ट सीखते हैं कि भाई अगर हाइड्रोजन हमारी तरफ है तो आप ऐसे ही बना रहने दो, उसमें कोई चेंज मत करो, ऐसे ही बना रहने दो। आप अपने आप को अज्यूम कर लो कि पीछे खड़े हो और उससे कैलकुलेट कर लो कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटर होता है अपन क्या करें, जैसे इसमें ये था 1, ये 2, ये 3, हाइड्रोजन मेरी तरफ है, ठीक है, उल्टा कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, जैसे ये R आ रहा था तो मैं S लिख दूंगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S सही होगा, R नहीं होगा क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म था। तो जब भी हाइड्रोजन हमारी तरफ हो आप कैलकुलेट करो, अगर R आ रहा है तो S लिख दो, S आ रहा है तो R लिख दो, दैट इज ये स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म में वो चेंज होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर अपन वहां पर एक्सचेंज नहीं करेंगे अपनी तरफ से इस केस में, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या लिखना है, तो अपन कहेंगे मुझे जो कंपाउंड आपने दिया था वो ऐसे दिया था, CH3 दिया था आपने, इधर CH3 दिया था आपने, इधर मुझे आपने हाइड्रोजन दिया था और इधर आपने OH दिया था, इधर मुझे आपने H दिया था और इधर आपने OH दिया था, और ये स्टैगर्ड दिख रहा था मुझे, ये स्टैगर्ड है। तो मैं क्या करूंगा इस फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन दूर है तो अपन लिखेंगे 1 2 3, ये अपने पास R आया, और अगर हमारी तरफ है तो कैलकुलेट करो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा लिख देना, ये 1 2 3 है, R आ रहा है, मैं S लिख दूंगा क्योंकि हाइड्रोजन मेरी तरफ, ये कॉन्फ़िगरेशन। फिर कभी कभी अपन से ऐसे भी बोलते हैं, एक तो अपन को ये कन्वर्जन समझ में आया कि स्टैगर्ड और इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक और बात मुझे बताना था, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, हाँ ठीक है, अपन और एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर मान लो देखो इन दोनों में डिफरेंस है, मैं दोनों को बनाता हूं, मेरे पास मान लो ऐसे गिवन होता, अब देखना वो मतलब कितने टाइप से अपन से पूछ सकते हैं, मेरे पास यहाँ भी CH3 है, मेरे पास यहाँ भी CH3, अब देखना मैं कैसे बना रहा हूं। अगर मान लो मैंने ऐसे बनाया, ये बनाया, और ये मैंने ऐसे बनाया, इधर वॉच, इधर भी वॉच, तो अपन कहेंगे भाई देखो इसमें ये 1 2 3 R कॉन्फ़िगरेशन आया, इसमें अपन लिखेंगे ये 1 2 और 3, राइट ना, ये भी R कॉन्फ़िगरेशन आया, राइट ना। तो अपन क्या करेंगे इसमें, जब अगर अच्छा इन दोनों में आप देख सकते हो, दोनों में डिफरेंस देख सकते हो आप, कैसे दोनों में डिफरेंस देख सकते हो आप। RS कॉन्फ़िगरेशन का फायदा यही होता है कि अपन ना गलती नहीं कर पाते हैं ऐसे बनाने में, बस ये स्टैगर्ड फॉर्म है, तो अगर ये वेज में गिवन है तो अपन को पता है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप उल्टा लिख देना है, अगर वो डैश में गिवन है तो हमको वही रखना है। हम अपनी तरफ से ना मिनिमम कोशिश करेंगे किसी भी चीज को चेंज करने की, हम अपनी तरफ से मिनिमम कोशिश करेंगे किसी भी चीज को चेंज करने की, कि चेंज ना किया जाए, राइट। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भाई कहीं भी कुछ भी चेंजेस हो।
तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन को ऐसे गिवन है, मैं इसको हटा दूंगा, इससे गलतियां नहीं होती। अगर आप ज्यादा एक्सचेंज नहीं कर रहे ना इधर उधर तो गलतियां नहीं होती। मैं इसको कुछ नहीं करने वाला, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा बस। ऐसे गिवन है तो ऐसे में ही चेक कर दूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला इंटर कन्वर्जन, जब तक कि आप मुझसे कहो ना कि इंटर कन्वर्जन करना है। अब आप कहोगे कि इसको ना फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करो ऐसे, तो मैं कहूंगा भाई दोनों आर है, तुम तो आर बना दो दोनों में, बस खत्म हो गया मेरा काम, मुझे कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए। चलो देखते हैं आर बना के। CH3 को ऊपर रखते हैं, CH3 को ऊपर रखते हैं, हाइड्रोजन को हॉरिजॉन्टल पर रखूंगा, मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर। तो मुझे एस बनाना है, और ये वाला ग्रुप, ये वाला जो इस वाले कायरल सेंटर से, इस वाले कायरल सेंटर से मुझे ये वाला ग्रुप तो 2 होगा, क्योंकि इसमें एक OH है एक H है। तो अगर मुझे बनाना है तो मैं ऐसे बना लूंगा, ये ऐसे। तो अपन क्या करें, ये आर आ रहा है तो एस है, तो अपन एस बनाने के लिए क्या करेंगे, OH को इधर लिख लेते हैं और H को इधर लिख लेते हैं। देखो 1 2 3, ये एस आइसोमर होगा, लेकिन हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स मी, तो मैं उल्टा लिख लेता हूँ, आर हो गया। तो हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल का मतलब है इट इज टुवर्ड्स मी, तो मुझे हाइड्रोजन को अवे फ्रॉम द व्यूअर लेके जाना है, तो उल्टा लिखा, इसलिए तो उल्टा लिखा अपन ने। तो वही तो बता रहा हूं मैं कि भाई अगर हाइड्रोजन हमारी तरफ है तब अपन कोई चेंज नहीं करने वाले। मतलब अगर मुझे ऐसे गिवन होता है, कार्बन है, CH3 है, इधर आपने NH2 लिखा, और इधर आपने हाइड्रोजन लिखा, और इधर आपने Cl लिखा, मैं कोई चेंज नहीं करने वाला। मैं क्या करूंगा, ये 1 ये 2 और ये 3 ऐसे आ रहा है, क्या आ रहा है, R, मैं S लिख दूंगा। क्यों, हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स मी, होना चाहिए था कहां, अवे फ्रॉम मी। R ऑब्जॉर्ब्ड हो गया, लेकिन एक्चुअल में भी S है, ठीक है ना। तो ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, भाई आप ऐसे लिख लो इसको। अब इसको अपन को क्या बनाना है, इसको भी, ये अपना आर कॉन्फ़िगरेशन है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसको भी आर बनाना है, ठीक है भाई, इसको भी आर बना देंगे। आर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना। तो इधर OH लिखता हूं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा S। तो S बनेगा, तो ये भी R आ गया। क्यों, हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स मी, ये भी R आ गया, हो गया ना, R आ गया अपने पास, कोई डाउट नहीं। अच्छा, मैं पहले आपको क्या कर रहा था कि मैं तो इसमें कोई रिस्क नहीं लूंगा, ऐसे बता दूंगा, जबकि मैं इसमें एक पार्ट और कर सकता हूँ। अगर ये वेजडेस एक ही तरफ बने हुए हैं, वेजडेस एक ही तरफ बने हुए, वेजडेस एक ही तरफ बने हुए, अगर कोई कंपाउंड ऐसा है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ कायरल सेंटर काउंट कर लो, ऐसे टॉप टू बॉटम ऐसे लिख लो, जिसको आपने 1 दिया उसको यहाँ भी 1 दे देना, और जिसको आपने टॉप 1 2 3 ऐसे लिखा उसको 1 दे देना। अब अगर दोनों एक ही तरफ गिवन है तो बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है। वैसे बेस्ट मेथड तो यही है, वैसे दूसरा मुझे बताना भी नहीं चाहिए, कि जो हाइड्रोजन है ना, जो डैश फॉर्म है उन्हें राइट हैंड साइड पे लिख लो, जो वेज फॉर्म है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। तो अपन क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन जैसे है तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जहां लिखा हुआ है आप वहीं लिख दो, हाइड्रोजन जिस तरफ लिखा हुआ है उसी तरफ लिख दो। तो इधर हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे, इधर हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे है। अगर कोई और भी होता कायरल सेंटर तो मैं वही करता, हाइड्रोजन जिस तरफ लिखा हुआ है उसी तरफ लिख दो, हाइड्रोजन जिस तरफ लिखा हुआ है उसी तरफ लिख दो आप। तो डैश फॉर्म को आप, जो डैश फॉर्म जिस तरफ लिखा हुआ है आप उसी तरफ लिख दो उसे, दूसरे को आप चेंज कर लो, आपके पास वही आएगा। हाइड्रोजन जिस तरफ गिवन है उसी तरफ लिख दो, तब भी आपको वही आएगा। लेकिन बेस्ट क्या था, इसमें आप गलती कर सकते हो, भाई मुझे गलती करने में ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब वैसे नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे कैलकुलेशन में। मैं इसको देख के इसी में ही चेक कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, इसको देख के भी मैं इसी में चेक कर सकता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन बेस्ट तरीका यही होता है कि कोई भी कायरल सेंटर को अगर हमें किसी दूसरे में कन्वर्ट करके बनाना है तो आप RS कॉन्फ़िगरेशन बनाओ।
राइट। अब अगर मान लो मुझसे कहा गया कि इसको आप ना फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करो, इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया तो कैसे किया, RS कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करो तो अपन कहेंगे लोग कर दिए, उनको पता तो आप बोल रहे थे ऊपर वाले कार्बन एटम को आप पीछे वाला कार्बन एटम रखा करो, अब बाहर वाले कार्बन एटम को आप ऐसे बना लिया करो, फुल इक्लिप्स फॉर्म में, लो भाई बन गया। अब आप जो मर्जी चाहे लिख लो, इसमें क्या लिखना है, पीछे वाला कार्बन एटम था तो ऐसे दिख रहा था, CH3 ऊपर था, पीछे वाला कार्बन एटम है, हाइड्रोजन इधर था और OH इधर था। अब बाहर वाले कार्बन एटम को लिखना है तो बाहर में OH राइट हैंड साइड पे है और H इधर है और CH3 ऊपर है, ये बन रहा है भाई मेरे पास। अब आप बताओ इसमें क्या करना है, आपको स्टैगर्ड फॉर्म चाहिए तो मैं 60 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, CH3 के रिस्पेक्ट में स्टैगर्ड चाहिए या कैसे चाहिए अपन रोटेट करके बता देंगे क्या करना है। मतलब ये और ये एक ही बात है हमारे लिए, देयर सेम। ये OH था, ये H था, इधर CH3 था, पीछे वाले कार्बन को मैंने 180 रोटेट किया, 180 रोटेट किया तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ऐसे बता दूंगा। सी ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल्स। इससे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अच्छा ये है, मुझे क्या करना है इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो चलो इसको फुल इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। मेरे ख्याल से अब अपन को इंटर कन्वर्जन में या कंपाउंड्स के आपस में कोरिलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको इसमें कन्वर्ट करना या इसको इसमें कन्वर्ट करना, तो अपन को पता है इधर अपन को क्या करना पड़ेगा, बाहर वाला कार्बन एटम और पीछे वाला कार्बन एटम। तो अगर अपन क्या करेंगे, पीछे वाला कार्बन एटम को ऊपर लेते हैं, बाहर वाले कार्बन एटम को ऐसे करते हैं, तो CH3 ऊपर है, CH3 नीचे है। अब अपन क्या करते हैं, अगर अपन पीछे वाले कार्बन एटम को ये अज्यूम कर रहे हैं, पीछे वाले कार्बन को, तो ये OH होगा, ये H होगा, तो अपन क्या करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट क्या करना पड़ेगा, अपन को एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये लो भाई बन गया आपके पास कंपाउंड। अब इसमें मैं क्वेश्चंस के थ्रू अपन कुछ ऐसे करते हैं कि भाई अगर हमें मान लो गिवन है, आप देखना मान लो मुझे ऐसे गिवन है, विल टेक दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कन्वर्ट क्या अपन ऐसे कर लेते हैं, मेरे पास फाइंड आउट द रिलेशंस, द रिलेशन बिटवीन, अब ना एक बात और है, रिलेशन बिटवीन के लिए मुझे नया वर्ड्स चाहिए, है ना, वर्ड्स अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगता है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, व्हाट इज एन एंजियोमर्स। इन एंजियोमर्स के लिए कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। सो ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स, isomers which are mirror images of each other, which are mirror images of each other, है ना, of each other, उनको अपन एंजियोमर्स कहते हैं। तो अपन कहेंगे भाई अगर मेरे पास ऐसे गिवन है एंजियोमर्स CH, COH, H एंड CH, अगर एक ही कायरल सेंटर है तो एसिमेट्रिक एटम है, तब तो वी नो दैट हमें कुछ और सोचना ही नहीं होता। तो ये CH हो जाएगा, इधर OH लिखा मैंने मिरर इमेज के, ये H और ये CH3, ये आपस में मिरर इमेजेस है। तो इसको एक D होगा, अगर ये D फॉर्म है तो ये L फॉर्म होगा, ये अपन एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं। अगर ये L होगा तो ये D होगा, मिरर इमेजेस हमेशा स्मॉल d स्मॉल l।
इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, ये डिफरेंट आइसोमर्स काउंट किए जाएंगे, ये आपस में इंटरकन्वर्ट नहीं होते इजीली, आर डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है, have same physical property, same physical properties, दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट सेम होंगे, राइट ना। बॉइलिंग पॉइंट सेम होने की वजह से दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, सॉल्युबिलिटी सेम होगा, राइट। मेनली अपन का बॉइलिंग पॉइंट और यही बताते हैं मैंने, तो बॉइलिंग पॉइंट का ध्यान रखना कि इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं, इनको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। रिएक्ट विथ same rate with optically inactive reagents. Optically inactive reagents. React with different rate with optically active reagents. अगर इसको रिएक्ट करूंगा ना ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ, तो दे विल रिएक्ट विद डिफरेंट रेट्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर इज सेम, दैट इज ऑलरेडी नोन टू अस। तो दोनों की रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी विद ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स, बट इनएक्टिव रिएजेंट्स के साथ दे रिएक्ट विद द सेम रेट। अपन देख सकते हैं डायस्टीरियोइसोमर्स, डायस्टीरियोइसोमर्स may or may not be optically active, not be optically active, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकते। तो एग्जांपल के लिए वी कैन राइट दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस, E and Z, sin and T, they are diastereoisomers, but the optical diastereoisomers जिनमें chiral centers हो गए, optical diastereoisomers isomers अब अगर अपन ऑप्टिकल डायस्टीरियोइसोमर्स की बात करेंगे ना, ऑप्टिकल डायस्टीरियोइसोमर्स, तो उनमें कायरल सेंटर्स होंगे, जैसे अपने पास अब डाया का मतलब हो गया कि दो स्टीरियोइसोमर्स, तो दो स्टीरियो सेंटर्स तो होने चाहिए, एक अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा मैं लिख सकता हूं ऐसे, अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है इस केस में ये आपस में मिरर इमेज तो नहीं है, लेकिन दोनों में दो कायरल सेंटर्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तो जैसे इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, इसमें भी सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट आर डिफरेंट स्टीरियोइसोमर्स। हाँ होते हैं ना सिस और ट्रांस, डिफरेंट स्टीरियोइसोमर्स, डिफरेंट स्टीरियोइसोमर्स। हमारे डिफरेंट स्टीरियोइसोमर्स में काउंट करेंगे ऑप्टिकल स्टीरियोइसोमर्स, ऑप्टिकल स्टीरियोइसोमर्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बात है उनके तो डाइपोल मोमेंट वगैरह भी सब डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसमें दोनों वॉच एक ही तरफ है, इसमें अपोजिट साइड में है, ये अपन लिखेंगे दैट विल बी लाइक अ स्टैगर्ड जैसे होता है अपने लिए। और इनको अपन डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, कैसे, अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ है, ये फिशर प्रोजेक्शन है ना, तो दोनों ग्रुप जो अटैच्ड होंगे वो एक ही तरफ होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इनको कहते हैं अपन E3 और डायस्टीरियोइसोमर्स।
E3O डायस्टीरियोइसोमर्स, और इनको अपन कहते हैं 3O डायस्टीरियोइसोमर्स। डायस्टीरियोइसोमर्स तो एक्चुअली शुगर से आया ये नाम, है ना। E3O क्या होता है, तो CHO, COH and H, COH and H और CH2OH, ये E3O शुगर है, कार्बोहाइड्रेट। और अगर इस OH को इधर लिखेंगे तो 3O शुगर होता है वो, कार्बोहाइड्रेट, इसलिए वो नाम ऐसे है। तो अपन बता सकते हैं कि भाई दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिक, दे आर काउंटेड एज अ डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें सेम था, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो तो वैसे भी अपन को पता था, solubility, dipole moment, stability, right now boiling point, melting point, everything will be same if these are diastereoisomers. So physical properties are different. They will react with a different rate. अब ऑप्टिकली एक्टिव हो या इनएक्टिव हो फर्क नहीं पड़ता, अगर वो डिफरेंट है तो डिफरेंट रेट से रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विथ डिफरेंट रेट विथ ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव रिएजेंट, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव रिएजेंट्स और इनएक्टिव रिएजेंट्स, उससे तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से ही सेम रेट से रिएक्ट करेगा। So we are able to get the difference between diastereoisomers and the stereoisomers. The difference between two isomers, इनको अपन तो different rates, right now these can be separated by fractional distillation, can be separated by fractional distillation, or and fractional crystallization, because उनकी solubilities अलग होगी तो fractional crystallization, solubilities different होता है तो अपन fractional crystallization होता है। कोई एक ज्यादा soluble होगा वाटर में या एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ऐसे इसमें OH है इसलिए अपन वाटर की बात कर रहे हैं। जैसे अपन इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज करते हैं तो सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तो सेपरेट कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से, दोनों ही सॉलिड है ना, तो लिक्विड होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करूंगा, लेकिन अगर सॉलिड है तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो हम क्या करते हैं कि हम जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उसमें इथेनॉल भी डाल देते हैं। क्यों डालेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सेपरेट करने के लिए। फ्रक्टोज इज मोर सॉल्युबल इन इथेनॉल देन ग्लूकोज, तो इथेनॉल में फ्रक्टोज डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर हम उसको, और ग्लूकोज डिसॉल्व नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन कर लेंगे, बाद में हम कूल करेंगे, टेम्परेचर इथेनॉल को वेपराइज कर लेंगे क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो हमको फ्रक्टोज भी मिल जाएगा, दैट इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट यहां भी अपन वही करेंगे, बट दिस कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है, सॉल्युबिलिटी भी सेम है, can't be separated by fractional distillation or crystallization, इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे अपन। So that is about the properties, ठीक है। तो अपन डायस्टीरियोइसोमर और स्टीरियो, दैट इज एनेंटियोमर्स, दोनों में अपन को डिफरेंस पता चल गया। मेनली अपन से यही पूछते हैं, which are identical, which are enantiomers, which are right ना डायस्टीरियोइसोमर्स। फिर कुछ कुछ वर्ड्स और भी होते हैं, मीसो कंपाउंड क्या होता है, लाइक दैट है। तो उसमें अपन को आरएस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है, उसका एप्लीकेशन कैसे बताएंगे अपन।
अब अगर मान लो मुझे ऐसे कुछ कंपाउंड्स गिवन है, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी है इन कंपाउंड्स, जैसे अगर मुझे ऐसे गिवन ना कोई एक कार्बन है जिससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक CH3 अटैच्ड है, एक Cl और एक OH, तो अपन कहेंगे ठीक है ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये। इसमें एक एसिमेट्रिक सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ऐसे गिवन है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब अगर आइसोटोप्स भी गिवन होंगे तो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। लेकिन इस केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत कम होगी इसके कंपैरिजन में। अगर हमसे कभी पूछा जाए ना कि बताओ किस मॉलिक्यूल, दैट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो मैं आपको बोलूंगा, किस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी सबसे कम होगी, तो सबसे पहले अपन ये ढूंढेंगे कोई ऐसा कायरल सेंटर तो नहीं जिससे दो आइसोटोप अटैच्ड हो, मतलब हाइड्रोजन का भी आइसोटोप ट्रिशियम होगा और हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूट्रियम होगा। तो इनके बीच में जो पोलैरिटी होती है ना एटम्स के बीच में, वो बहुत कम होती है। तो जब पोलराइज्ड लाइट इसको स्ट्राइक करता है तो रोटेशन ज्यादा नहीं होता। तो अपन आइसोटोप्स वाले को बता सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी बहुत कम होगी, तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत कम होगी, इसका ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन काफी कम होगा। तो अपन उसको बताएंगे जिसमें आइसोमर्स अटैच्ड। अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप अटैच्ड है किस कार्बन से। मतलब ये एक कायरल सेंटर है इसमें, मतलब इधर भी 5 कार्बन का चेन, मतलब 10 कार्बन डेकेन ना, प्रोपाइल 5 प्रोपाइल डेकेन, एक ही कायरल सेंटर है, और जबकि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन उसमें 10 कार्बन है। तो लाइट का इससे स्ट्राइक करने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा, लेकिन स्ट्राइक होगा। हम तो ये कहेंगे इसमें एक ही सिट्रिक एटम है ना, ऑप्टिकली एक्टिव, खत्म बात। कितना ऑप्टिकल रोटेशन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका भी ऑप्टिकल रोटेशन बहुत कम होगा, मतलब इतना कम कि शायद हम एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट भी ना कर पाए। ऐसे कुछ होगा। अब इतना तो अपन को समझ में भी नहीं आएगा, नीडल वहां पर नीडल थोड़ा सा हिला भी या नहीं हिला, लेकिन रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज एक एसिमेट्रिक एटम। सर ऐसे टेंडेंसी पूछ सकते हैं क्या, टेंडेंसी ऑर्डर ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन? नहीं, अपन से ये बिल्कुल पूछ सकते हैं, तभी तो बता रहा हूं मैं आपको, वरना इसके बाद ये क्यों वापस आ जाता है इस पे कि यार ये भी एक बार बता दो बच्चों। तो मतलब फिर ऐसे नहीं करेंगे कि इनको और इनको कंपेयर करो, अब वो तो मतलब बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हो गया कि भाई अब साइंटिस्ट थोड़ी बन जाएंगे अपन कि इन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो आप बता रहे हो आइसोटोप में सबसे कम होता है, इसमें तो और ये वैल्यू तो आप ऐसे बता रहे हो कि हुआ ही नहीं। अगर मुझे ये नहीं बोलते ना कि एसिमेट्रिक एटम होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो एक्सपेरिमेंटली तो मैं कैलकुलेट भी ना कर पाता, इसे मना ही कर देता, है ना। तो थोड़ा सा अपन को इनमें या तो ये पूछेंगे या पूछेंगे, इस टाइप का मिक्स कर सकते हैं, अपन बता देंगे आइसोटोप है तो क्या करना है। अब कभी अपन से ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लो मुझे गिवन है कि ऐसे कंपाउंड के बारे में, मेरे पास एक कंपाउंड के बारे में CH2CH2OH, ये H है, ये CH3 है, और यहां पर भी अपने पास CH3 HCl के बारे में। यहां पर 4 ग्रुप है मेरे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो एसिमेट्रिक एटम। इसका ऑप्टिकल रोटेशन मुझे गिवन है, सपोज ये डी फॉर्म है, मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए। अगर मान लो मैं इसमें ऐसे लिखूं,
तो मैं लिखूंगा ये भी डी फॉर्म होगा। अगर किसी कायरल सेंटर के अराउंड मुझे एक ये कंपाउंड गिवन था और मुझसे पूछा गया कि बताओ ये कंपाउंड है, अब अगर ये डी फॉर्म है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव अस द डी फॉर्म? ये वाला, ये वाला, या ये वाला? Which will be the D form? तो अपन क्या करेंगे, अगेन इट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है किसी कायरल सेंटर से और उसमें कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, अगर मैं उसका पोजीशन उसी ग्रुप के अंदर चेंज करता हूं तो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज नहीं आता। मतलब ऑप्टिकल रोटेशन मतलब वैल्यू मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, लेकिन अगर ये डी फॉर्म है तो डी फॉर्म ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको, इस बॉन्ड को, इस ग्रुप से इस OH को अलग लेके जाता हूं कहीं भी, तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो डी फॉर्म होगा। लेकिन दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कि अगर किसी कायरल सेंटर से जो ग्रुप अटैच्ड है, अगर कुछ भी अपन उसी ग्रुप के अंदर चेंजेस करेंगे, बाकी कायरल बॉन्ड चेंज नहीं करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं, लेकिन इस ग्रुप के अंदर कोई चेंज करेंगे तो रहेगा ये डी फॉर्म, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज अ डी फॉर्म। यहाँ आपने OH बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कायरल सेंटर का बॉन्ड ब्रेक हुआ, कायरल सेंटर का बॉन्ड ब्रेक हुआ, मैं नहीं बता सकता कि क्या होगा। यहाँ कायरल सेंटर के बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, बॉन्ड किसका ब्रेक हुआ था? OH का। तो अगर हमसे ऐसा एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है भाई कि किस केस में ऑप्टिकल रोटेशन सेम साइड होगा, डेक्स्ट्रो है तो ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये भी डेक्स्ट्रो होगा, लेकिन अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इन दोनों को मैं डेक्स्ट्रो नहीं बोल सकता, इन दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन बोल सकता हूं, क्योंकि इन दोनों में आपने इधर Cl का पोजीशन चेंज किया। अगर इनको कंपेयर करना है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इसका कंपैरिजन इनके साथ मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि डी होगा या एल होगा, लेकिन इसमें और इसमें बता सकता हूं कि अगर ये डी है, अगर ये डी है तो ये भी डी होगा, क्योंकि इसमें मैंने सेम ग्रुप में देयर इज नो राइट ना ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द एसिमेट्रिक एटम। अगर एसिमेट्रिक एटम के अराउंड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है तो हम सबको पता है कि कायरलिटी उसमें मेंटेन रहती है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा बट ऑप्टिकल रोटेशन विल बी ऑन द सेम साइड। दूसरा अपन लिख सकते हैं, सपोज मुझे ऐसे लिखना है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव था और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव था, बोथ आर डी फॉर्म। हम कैसे बता सकते हैं ये देख लेंगे। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन अगर अपन इसको ऐसे लिखते हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। अगर कायरल सेंटर के अराउंड दो अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अटैच्ड हैं, तो फिर मैं इस कायरल सेंटर को एसिमेट्रिक सेंटर अज्यूम करके ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सकता हूं। अगर दोनों सिस होते तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों ट्रांस होते तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर एक सिस और एक ट्रांस है तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं इसमें ऐसे ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सकता हूं। सो दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। सर ये जो डी फॉर्म बताया आपने कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट को चेंज करने के बाद सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक और कायरल सेंटर बन गया ना जो OH को हमने शिफ्ट किया था, करेगा तो बिल्कुल उसको मतलब उससे सिर्फ मैग्नीट्यूड कम हो सकता है।
लेकिन वो Magnitude सेम ही साइड रहेगा। कम नहीं हो सकता, मैंने ये नहीं कहा मैग्नीट्यूड कम, मैंने कहा मैग्नीट्यूड चेंज होगा, रहेगा डी फॉर्म। हाँ चेंज होगा सर, हाँ लेकिन वो डी अपन ही उसका रहेगा। मैग्नीट्यूड चेंज रहेगा, वो डी फॉर्म। मतलब हमें यही ढूंढना है ऑप्शन में कि अगर हमसे ऐसे कैसे पूछ सकते हो आपकी किसका ऑप्टिकल रोटेशन सेम डायरेक्शन में होगा, ये कैसे बता सकता है कोई? आप तो हर बार ये बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जहां अपन ये बता सकते हैं कि कैसे ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी कैसे हो। ठीक है सर। तो ऐसे अपन बता सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, बाकी मुझे नहीं लगता अपन कहीं कोई गड़बड़ करेंगे, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू ही अपन कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, है ना। बाकी अपन को बस ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ही होगा। अब मैं ना एक बार आरएस कॉन्फ़िगरेशन के इंटर कन्वर्जन की बात कर लेते हैं अपन, जैसे जो अपन इससे पहले लिख रहे थे। सो अपन बोल रहे थे कि भाई फाइंड आउट द रिलेशन अमंग द फॉलोइंग, द रिलेशन अमंग द फॉलोइंग। तो अपन इसको क्या करते हैं, एक ऐसे लिख लेते हैं भाई बिटवीन दिस, मेरे पास एक ऐसे गिवन है, इन सब में आपस में रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं भाई अपन। ये है अपने पास, तो ये दो क्वेश्चन है अपने पास, इनमें अपन आपस में कोरिलेट कर पाएंगे तो बता पाएंगे अपन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर अपन को, है ना। इसका पता से लिख लेते हैं, ये वन है, टू है और ये थ्री है, इसमें भी ये वन है, टू है, थ्री है और ये फोर है, ऐसे लिख सकते हैं। चेक करूं फर्स्ट वाले का,
चलो देखते हैं इसमें तो फिर तो चेंज करना ही होगा। तो बता सकते हैं। हो गया ना? सेकंड का आंसर चेक करें। सर वो अब इसमें तो दो पैरल सर्किट है। हाँ वो एस होगा, वो मतलब वो वेज पे है ना हाइड्रोजन। अच्छा वेज पे था। अरे यार फिर तो गड़बड़ हो गई। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आर हो गया, हाइड्रोजन वेज पे तो ये भी एस हो। अरे यार फिर तो रैंडमली मुझे सोचना चाहिए था, इसमें एंशुमस है ही नहीं। ये लो हो गया आइडेंटिकल, सारे के सारे आइडेंटिकल है। इसको चेक करते हैं। अब इसमें ना एक बात को ध्यान रखो, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये 1 2 3 4, क्योंकि इसमें ना कोई मतलब सिमेट्रिक नहीं है ना। तो कार्बन 1 नीचे वाला 2, ऊपर वाला बाहर वाला 3 और ऊपर वाला 4। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर सिमेट्रिक नहीं है ना। तो अपन को वो आईयूपैक नंबरिंग याद रखनी पड़ेगी, कौन सा कार्बन कौन सा लिया आपने। चलो कार्बन 1 को ऊपर लगता है अपन, जैसे इसका था। अब ये वाला पार्ट हटा देता हूं मैं, ये वाला पार्ट हटाता हूं, ऊपर वाले पार्ट को। इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि इधर तो अपन सीधा लिख देंगे भाई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, आर 2 आर है, इसके साथ ही लिख देंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 1 2 3 मेरी तरफ है एस। इधर लिखता हूं, इधर लिखूंगा 2 पे तो ये हो जाएगा 1 2 और 3 आर, तो एस लिखूंगा। इधर लिखूंगा तो लिखूंगा दैट इज 1 2 एंड 3 एस, तो आर लिखूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है ना, ऐसे हो जाएगा। इधर भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 1 2 और 3 आर। इधर लिखूंगा तो 2 पे ये होगा 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, आर तो एस 2 पे एस। अब यहां पर चेक कर रहा हूं अपन को, तो पहले क्या करते हैं अपन, इसको ऐसे बंद कर देते हैं, CH3 बेस्ट तरीका वही है अपना। इसको पूरा बंद करो, फुल इक्लिप्स फॉर्म में लेके आओ। तो मैं तो पहले ऐसे लेके आऊंगा, बाहर वाला ऐसे ही है, कार्बन 4 CH3, और इधर क्या आ गया मेरे पास Br, और इधर था मेरे पास H। इस कार्बन को उधर लेके गया तो OH इधर आया है ना, और इसको 180 रोटेट किया, H इधर आया, और इधर CH3 आया, ये आया मेरे पास। अब अपन इसको ओपन कर देते हैं भाई। ओपन करेंगे तो ऐसे बन गया अपने पास OH H CH3 Br H एंड CH3, ये बना अपने पास। ठीक है ना? तो अब क्या करें, कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करो। 1 2 3 इस 2R, इधर 1 2 3 3R, ये लो बन गया। तो
ये मैंने बना लिया। अपन बता सकते हैं ये बना अपने पास 2r3s, ये बना अपने पास 2s3r, ये बना अपने पास क्या 2r3r, और ये बना अपने पास 2 क्या है 2s3r। लो भाई ये और ये आपस में मिरर इमेज है, क्योंकि ये 2r3s है, वो 2s3r है, ये भी 2s3r है और ये 2r3s है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। सो इन इंचुमस वन एंड टू, 1 and 3, 1 and 4, identical, 2s, so 2 and 4 in isomers हो गया, diastereoisomers। ये और ये, so I'll write that 1 and 3, या फिर मैं लिख सकता हूँ 2 and 3, या फिर मैं लिख सकता हूँ 4 and 3। तो ये नीचे वाला नहीं दिख रहा अपन का, 4 and 3, लेकिन अपन कहेंगे इसमें से और इसमें से आप एक ही लिख सकते हो कोई, क्यों? क्योंकि 2 and 4 आर आइडेंटिकल ना, तो अलग अलग मत लिखो, ये दोनों आइडेंटिकल है ना, जो आइडेंटिकल होंगे तो वो तो सेम ही है ना, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, तो एक को काट देते हैं। मेरे ख्याल से आपको इंटर कन्वर्जन पता है, कोई गलती नहीं होगी अपन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अपन कुछ भी सीखेंगे ना कि इसको इधर रख लो, उसको इधर रख लो, सब में अपन गड़बड़ करने के चांसेस होंगे। ये आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, शीट आपके पास होगा, आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन तक क्वेश्चन सॉल्व करो। सर सर 2 and इसका 3 अलग से आइडेंटिकल शीट है, GOC 2 में ही है वो आगे। नो 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 नो, स्टीरियोइसोमर अलग शीट है। सर भेज दीजिए ना उसका PDF। अच्छा वो भी नहीं, चलो ठीक है, उसको भी भेजता हूँ। हाँ तो वो डाउट सर 2 और 3 आइडेंटिकल कैसे है? तो जो क्वेश्चन दिया था वो बता दीजिए प्लीज। सर हैलोजेंस का हम लोग माइनस आई इफेक्ट और एप्लासिम इफेक्ट में हमेशा माइनस आई इफेक्ट लेते हैं ना। ये सारे के सारे ऑर्थो इफेक्ट्स हैं, इसमें साइज चेक करो। ऑर्थो तीनों इफेक्ट हैलोजन तो सर सभी में है, तो ऑर्थो इफेक्ट से तो नहीं बताएंगे हाँ ना हाँ, यहाँ तो पे फिर। सुन तो लो, इसलिए तो कह रहा हूँ। BR CL और F में सबसे ज्यादा BR होगा, फिर CL होगा, फिर F होगा। ऑर्थो इफेक्ट वहां माइनस इफेक्ट चेक नहीं करेंगे। मतलब BR CL और F में ऑर्थो इफेक्ट से बता रहे हैं ऑर्डर। ऑब्वियसली बात है, सभी में ऑर्थो इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव ना देन एनी अदर इफेक्ट, दैट इज मोर डोमिनेटिंग ना। बट सर पांचों ऑप्शन में ऑर्थो इफेक्ट है, तो हम लोग किसी और फैक्टर से देखेंगे ना फिर। नहीं, ऑर्थो इफेक्ट से चेक करेंगे। साइज बताओ ना किसका है। साइज सबसे ज्यादा ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। हाँ, तो तीनों में अपन ने कहा ना कि भाई अगर 1 2 3 4 में बताना है तो 2 3 2 का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा 3 से, 3 का ज्यादा होगा 4 से, सो 2 3 4 हो जाएगा। तो 2 3 4 देख लो, इसमें किसमें ऑर्डर 2 3 4 गिवन है। फर्स्ट में 2 3 4 गिवन है किसी में, 2 3 और 4 फर्स्ट में भी गिवन है और बी में भी गिवन है, दोनों में गिवन है। तो इसका मतलब है सी और डी आंसर नहीं हो सकता, फर्स्ट और सेकंड में चेक करना है अपन को। अब हमें ये चेक करना है कि 2 और 1 में, 1 और 2 में NO2 का साइज बड़ा होगा या BR का साइज बड़ा होगा। और लास्ट वाले में चेक करेंगे OCH3, OCH3 में सबसे कम होगा, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि उसमें प्लस M भी है और ऑर्थो इफेक्ट दोनों है। बाकी सब में ऑर्थो इफेक्ट है और विड्रॉइंग इफेक्ट है।
सर उसका तो लिस्ट होगा, इसी में डाउट तो उसका लिस्ट होगा। चल देख लेते हैं ऑप्शन, हो गया ना। तो बी आर का साइज और उसमें अगर अपन ने कंपेयर कर लिया तो हो गया अपना काम। सर यहाँ पे हो हम गया। लोग माइनस आई इफेक्ट से क्यों नहीं बता रहे? किसका? ये ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में। भाई पहले ऑर्थो इफेक्ट को प्रेफरेंस देंगे ना, उसके बाद फिर माइनस इफेक्ट तो वीकेस्ट होता है। और सर इसका प्लस एम भी तो होता है, वो कंसीडर कर सकते हैं क्या यहाँ पे? किसका? नहीं, पहले ऑर्थो इफेक्ट करोगे उसके बाद कोई दूसरे इफेक्ट को कंसीडर करोगे। अच्छा सर ये भी डाउट था कि मतलब हैलोजेंस का प्लस एम इफेक्ट हम लोग कहीं कंसीडर करेंगे क्या किसी भी पार्ट में? मतलब करेंगे ना, बताया था मैंने क्लास में भी बताया था। हाँ सर, वो तो फिनॉल में आपने बताया था कि हैलोजेंस नहीं हमेशा नहीं, फिनॉल में नहीं बताया, फिनॉल में नहीं बताया, मैंने क्लास में ही बताया था कि हेलोजन ऐसे एटम से अटैच्ड होना चाहिए जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ही इसका प्लस एम है, नहीं तो नहीं है। हाँ हाँ सर बताया था। तो ही इसका प्लस एम डोमिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं। हाँ सर बताया था, याद है। चलो ठीक है सर। सर चलो मतलब ठीक। सर मतलब जो बोलो। ये क्वेश्चन में हम लोग हमेशा ऑर्थो इफेक्ट किस में ज्यादा है वो देखेंगे, पहले और ऑर्थो फिर इफेक्ट फिर दूसरे इफेक्ट, तो फिर हम लोग OCH3 में अपने प्लस एम वाला रीजन क्यों दिया है? क्योंकि मैंने NO2 में माइनस एम भी दिया है। प्लेन के बाहर चला गया ना COH, हाँ, तो एम इफेक्ट की तो बात ही नहीं करेंगे ना। नहीं सभी में अपन कहेंगे कि प्लेन के बाहर जाने वाला पार्ट सभी में है ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट सब में है ना। हाँ है ना। अब हमें ये चेक करना है कि अगर ऑर्थो इफेक्ट सभी में है तो इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट जैसे ClBr है, अपने पास Br है, Cl है और F है, तो इनमें पहले ऑर्थो इफेक्ट देखो, बाद में माइनस इफेक्ट देखो। ठीक है। साइज बड़ा है, ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट। हाँ सर बोलो। एक और क्वेश्चन भेजा है, उसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बस थोड़ा सा है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बताएंगे क्या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? देखते हैं। एक तो फिनॉल है तो वहाँ ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से। फिनॉल वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। वो उसका रीजन क्या देंगे सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं, आफ्टर मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करो, उसके बाद तो ऑर्थो इफेक्ट तो था ही इसमें, उसके बाद जब ये नेगेटिव चार्ज बनेगा तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से स्टेबलाइज होगा उसका एनाइन। और सर फोर्थ वाले में नहीं होगा क्या वैसे? अरे फोर्थ वाले में कैसे हो जाएगा, उसके पास हाइड्रोजन है क्या? क्या करूं, कार्बन से कर दूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ ठीक है। या इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करूंगा? ये तो बना ही नहीं सकता ना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कार्बन से अटैच्ड है। किसी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होना चाहिए। डन। डन सर। चलो फिर